जम्मू कश्मीर की टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट के कत्ल के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों मिलिटेंटों को भी मार गिराया है। अवंतीपुरा के अगनासपुरा में हुए एनकाउंटर में दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। इन मिलिटेंटों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट हाफू चडूरा बडगाम और फरहान हबीब हाकरीपुरा पुलवामा के तौर पर की गई है। मिलिटेंटों के पास से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और 1 पिस्तौल बरामद की गई। अदाकारा अमरीन के कत्ल के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मिलिटेंटों की तलाश में थी। इसके लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। कत्ल के तकरीबन 2 दिन बाद लश्कर के दोनों दहशतगर्द मारे गए। अवंतीपुरा में कल रात 9 बजे के करीब उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ था जब फोर्सेस और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ। इस दौरान यहां के खेतों में एनकाउंटर शुरू हुआ था जो आज सुबह 4:30 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। रात भर गोलाबारी जारी रही। इस गोलाबारी में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। IG पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो ये 2 मिलिटेंट है लश्कर तैयबा से वाबस्ता है और अमरीन जो आर्टिस्ट थी उसकी कत्ल के जिम्मेदार ये दोनों मिलिटेंट है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, अगनासपुरा, अवंतीपुरा। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LT का टेररिस्ट मारा गया है और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। तो नाज़रीन आपको बताएं, अगनासपुरा अवंतीपुरा एनकाउंटर मामला, अदाकारा जो TV अदाकारा थी अमरीन भट्ट, उनके जम्मू कश्मीर की TV अदाकारा अमरीन भट्ट के कत्ल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों मिलिटेंटों को भी मार गिराया। अवंतीपुरा के अगनासपुरा में हुए एनकाउंटर में दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। मिलिटेंटों की पहचान शाहिद मुश्ताक भट्ट हाफू चडूरा बडगाम और फरहान हबीब हाकरीपुरा पुलवामा के तौर पर की गई है। श्रीनगर के सूरा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। मिलिटेंटों के पास से एक AK-47, 1 पिस्तौल बरामद किया गया। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। हलाक हुए मिलिटेंटों के नाम शाकिर अहमद वाजा और आफरीन आफ्ताब मलिक बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, 1 पिस्टल मिला है। एक और अहम खबर दिल्ली से, जिस पर लगातार नजर बनी हुई थी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस रोकने और अपने कुत्ते को ट्रैक पर घुमाने के बाद तनाज़े में घिरे IAS ऑफिसर संजीव खिरवार का कल ही तबादला कर दिया गया। मरकजी वजारत दाखिला ने उन्हें दिल्ली से लद्दाख मुंतकिल कर दिया। यही नहीं, वजारत ने उनकी अहलिया रिंकू दुग्गा का तबादला करके उन्हें अरुणाचल प्रदेश भेज दिया है। वाज़ेह है कि मरकजी वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से एक रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट आने के बाद वजारत दाखिला ने यह बेहद अहम फैसला लिया। मरकजी वजारत दाखिला के इस फैसले से स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आने वाले खिलाड़ियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। जो ट्रैक है ना, ये एक्चुअली बच्चों की रनिंग के लिए है, डॉग के लिए तो नहीं है। स्पेशली ये चीज़ समझनी चाहिए थी। वो हमसे इतने ज़्यादा एजुकेटेड आदमी है, हमसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है, उनको ये चीज़ होनी चाहिए कि वो अपना डॉग इधर ना घुमाए। और ये सब अच्छी बात भी नहीं है। दूसरा बंदा भी क्या सीखेगा या बच्चे क्या बोलेंगे उनके बारे में, तो ये चीज़ गलत है सर। टोटली गलत है। गवर्नमेंट ने ट्रैक बनाया सिर्फ और सिर्फ एथलीट के लिए, रनर के लिए या जॉगर्स के लिए, डॉग्स के लिए नहीं बनाया है। अगर कोई एक अफसर, IAS अफसर या कोई बड़ी पोस्ट वाला उसका मिसयूज़ करता है तो बहुत ही गलत है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई अफसर, जो भी IAS अफसर है, वो स्पोर्ट्स फील्ड में होता तो उसको ये इस बात का पता होता कि ये करना बहुत ही गलत है। तो मेरे ख्याल से तो ये टोटली गलत है, बेकार होने से। बहुत ज़्यादा सर गलत है ये। मतलब कि हम लोग के यहाँ समय नहीं देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, टाइम से पहले हम लोगों को निकाल दिया जाता है यहाँ से। हमारा वर्कआउट पूरा नहीं हो पाता और हमें मतलब कूल डाउन कुछ भी जगह करने का टाइम नहीं मिलता, जिसके कारण हमें मतलब कि इंजरी भी आती है। उस कारण बहुत परेशानी होती है हमें।
तो वो सर पूरी तरह से गलत है। कुत्ते खाने जगह तो है नहीं है, आपको घुमाने ही तो अगर आप जा रहे हो तो पार्क में ले जाओ, रोड पे ले जाओ, वहाँ घुमा सकते हो आप, जरूरी नहीं कि यहाँ घुमा सकते हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी रचना उपाध्याय। रचना, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत जल्दी फैसला लिया एमएचए ने और एक ऐसा फैसला जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं, खासतौर से जो हमारे स्पेस फेटर्निटी है वो बहुत इसकी तारीफ कर रही है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से कल दिल्ली गवर्नमेंट ने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने ये निर्देश दिया कि जो दिल्ली के तमाम स्टेडियम्स हैं वो 10 बजे तक खुलेंगे, क्योंकि उन्होंने इस शिकायत पर ये फैसला दिया था और उसके बाद कल एमएचए ने जिस तरीके से उन अफसर का ट्रांसफर कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो स्टेडियम है वो एथलीट्स के प्रैक्टिस के लिए है, गेम्स के लिए है, और अगर कोई वहाँ पर जाकर उसका मिसयूज करता है तो उसको जाहिर सी बात है जिस तरीके से ट्रांसफर दिया गया तो ये एक मैसेज दिया गया है कि कोई भी इस तरीके की चीजों का अपने पद पर रहते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और अरविंद केजरीवाल ने भी स्टेडियम 10 बजे तक खोलकर जो एथलीट्स हैं या जो उनके कोचेज हैं उनको एक बड़ी राहत दी है कि वो प्रैक्टिस के लिए अब रात 10 बजे तक स्टेडियम्स में जाकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। जी रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। गुज़िश्ता कुछ महीनों की खामोशी के बाद एक मरतबा फिर कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इससे पहले ये तनाज़ा उडुपी जिले में सामने आया था, अब बेंगलुरु में हंगामा आराई देखी जा रही है। हिंदू तालिबात ने भी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनकर क्लास में जाने के खिलाफ एहतजाज में जाफरानी शॉल और जाफरानी साफा पहनकर क्लास में शिरकत का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी कॉलेज की मुस्लिम तालिबात के ग्रुप ने क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाजत देने के लिए डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सौंपा है। कॉलेज 12th मई को सेकेंड सेम शुरू होने वाला था, लेकिन उस दिन हमें क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे और हम उसे कुछ ना सोचे तो हम ऑनलाइन क्लास अटेंड भी किए थे। और फिर हमें मैसेज आता है कि 17 को हमें फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट होने वाले हैं और हम अटेंड करने वाले हैं। तो उसी दिन हमें एक अनऑफिशियल नोट आता है इस तरह का। हम डीसी के पास आते हैं, डीसी हम उसी दिन हमें डीसी नहीं मिलते, अगले दिन द नेक्स्ट डे हम वीसी के पास जाते हैं, वीसी हमें ऑफिस में नहीं मिलते। ठीक उसी दिन बाद हम डीसी से मिली, डीसी का कुछ रिप्लाई का हम इंतज़ार करते रहे और कुछ दिन हम क्लास के बाहर होकर क्लास सुनते थे, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे, ऐसे ही कुछ इस तरह जाता था। फिर एक एबीवी का किया है खेल है ये। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, उडुपी में हमने देखा था कि किस तरह से हिजाब का ये तनाज़ा शुरू हुआ था, उसके बाद हालांकि काफ़ी हंगामा आराई देखने में आई, फिर खामोशी हो गई और अब ये ताज़ा मामला जो है बेंगलुरु का सामने आ रहा है। क्या है ये पूरा मामला? हिजाब पर तनाज़ा पैदा हुआ है रियासत कर्नाटक में। मंगलूर में कल जो है एक स्टूडेंट्स के ग्रुप ने जो लड़कियां हिजाब पहन कर आ रही थी, क्लासरूम में दाखिल हो रही थी, क्लासरूम में शामिल हो रही थी हिजाब, तो उनके खिलाफ जो है एक एहतजाज का सिलसिला कल शुरू हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जो पिछले जो एहतजाजात हुए हैं उसमें चंद संघ परिवार की तंजीमों की ईमा पर ये एहतजाजात में हैं, तो यहाँ पर भी बज़ाहिर ये देखने में आ रहा है कि कोई तंजीम इसमें शामिल हो गई है या फिर बाहर से जो है तायद करते हुए एक तलबा के ग्रुप को इकट्ठा करके बाकायदा एक एहतजाज यहाँ पर देखने को मिला। और ये एक मरतबा फिर ये धमकी दी जा रही है कि अगर हिजाब के लिए इजाजत दी गई तो वो जाफरानी शाल पहनकर क्लासरूम में दाखिल होंगे। तो इस एहतजाज के बाद जो है कॉलेज की इंतजामिया हरकत में आ चुकी है और फौरन उन्होंने इस पर हिजाब क्लासरूम में हिजाब पर पाबंदी आयद की है। और इसके खिलाफ जो है मुस्लिम तालिबात ने जो है मुकामी डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त पेश की है और ये मामला अभी बरकरार है। तो देखना ये होगा कि इस मजीद आज क्या पेशरफ्त होगी। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कॉलेज इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी बयान, कुछ भी इत्तला सामने आई अभी तक?
जी अभी तक कोई बयान कॉलेज इंतजामिया की जानिब से नहीं आया है, लेकिन जो तालिबात एहतजाज कर रही हैं हिजाब के लिए, उनका कहना यह है कि जब वो ज्वाइन हुई कॉलेज तो उस वक्त उन्हें बताया गया कि आप हिजाब के साथ आ सकती हैं क्लासरूम में, लेकिन अचानक जो है एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप हिजाब के बगैर जो है क्लासरूम में दाखिल होना होगा। तो इसके बाद जो है ये तनाज़ा मजीद तूल पकड़ता गया और बाकायदा जो है एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी, तो एहतजाज की शक्ल ये इख्तियार कर चुका है, लेकिन रऊफ हम आपसे थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी जानना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि अब से कुछ महीनों बाद वहाँ पर इंतखाबात की आहट भी सुनाई दे रही है, और ये पहली बार नहीं है जब ये तालिबात हिजाब पहनकर जा रही हैं। यही बात लगातार उठती रही है कि पहले क्यों नहीं इस तरह की हंगामा आराई देखने में आई। आपको क्या लगता है, अपोजिशन की तरफ से, खास तौर पर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल होना चाहिए था, क्या वो दिखाई दे रहा है, या दूसरी वहां पर बहुत सारी तंजीमें हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है? जी देखिए, ये ऐसे मौजू हैं, चाहे वो हिजाब हो, इसके बाद जो है हलाल का तनाज़ा पैदा हुआ हो, और जो मेले होते हैं वहाँ पर मुस्लिम ताजिरों के बैकआउट का मामला हो, और उसके बाद जो है मस्जिदों को जो निशाना बनाकर वहाँ पर कदीम मंदिरों होने का दावा करने का मामला हो, एक के बाद एक इस तरह के जो मौजू हैं तो बार बार यहाँ पर उठ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक मसला ये भी है कि इसकी पूरी जो संघ परिवार की तंजीमें पूरी तरह यहाँ पर रियासत कर्नाटक में इस वक्त सरगर्म है, क्योंकि इंतखाबात करीब हैं। तो कांग्रेस ये कोशिश है, जैसा कि आपने पूछा कि अपोजिशन जमात क्या कर रही है, तो अपोजिशन जमात कांग्रेस भी और जेडीएस भी इन मौजुओं पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कांग्रेस और जेडीएस का कि हुकूमत की नाकामियां उस पर पर्दा उसे जो है बाहर लाने की कोशिश करना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। जो आम जिंदगी परेशान है, जो लोग परेशान है, जो बेरोजगारी का माहौल है, जो जिस अंदाज में जो है महंगाई बढ़ रही है, इन मौजुओं पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन इस पर जो है बहस होने नहीं दी जा रही है। एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है इस तरह के मौजू पेश करते हुए जो असल मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसानों के मसाइल हों, चाहे वो सनतकारों के मसाइल हों, आम ताजिरों के मसाइल हों, ये तमाम मसाइल पर जो है दबाने के लिए इस तरह के मौजू उठाए जा रहे हैं, ये बार बार अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं। जी रऊफ, तो बेहद अहम ये मामला है, इस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है कि आगे क्या कुछ इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ कदम उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली से अहम खबर आपको दे दे। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सफदरजंग अस्पताल पहुंच रही हैं, मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो अहम खबर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से, जहां आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और सफदरजंग फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं। मजीद तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, ये जो आग लगी है इसके ताल्लुक से अभी आपसे डिटेल्स चाहेंगे, तफसीलात। देखिए, राजधानी दिल्ली के अंदर में इस वक्त में 2 अस्पताल में आग की खबर है। एक पहली जो खबर है वो पूर्वी दिल्ली के गुरु अंगद नगर इलाके का मामला है, जहां पर मकान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगी थी। हालांकि वो आग बहुत ज्यादा नहीं थी, जो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लिहाजा वहां पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पे 5 दमकल की गाड़ियों को भेजा गया और उस आग पर पूर्ण तौर पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आग लगी थी वो अस्पताल में, वहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लिहाजा इस मामले को ध्यान में रख के स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। और दूसरी खबर है सफदरजंग अस्पताल में। सफदरजंग अस्पताल अपने आप में बहुत बड़ा अस्पताल है,
लेकिन वहां पे जिस तरह से आग लगने की खबर आई, उसके बाद वहां पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई हैं और अभी दमकल विभाग के अधिकारी से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले में अपने अधिकारियों से रिपोर्ट लेने के बाद ही वो इस मामले पर आगे डिटेल जानकारी दे सकते हैं। सफदरजंग अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लगने की खबर आई। उसके बाद तत्काल वहां पे मौके पर दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। हालांकि जहां पर सफदरजंग अस्पताल है वहां से दमकल विभाग का जो दफ्तर है वो काफी पास में है, करीब है, इसलिए वहां पर दमकल की गाड़ियां तुरंत तत्काल पहुंची। और सफदरजंग अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी मरीजों की संख्या, यहाँ पर दिन रात यहाँ पर इलाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दमकल की गाड़ियों को तत्काल उस अस्पताल में प्रवेश जी। तो बहरहाल इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली के मशहूर सफदरजंग अस्पताल में जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया उस पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई हैं। लगातार अहम खबर से जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को मुनहदिम किए जाने के खदशे पर मबनी अर्जदाश्त पर आज समाअत करने वाला है। एक अर्जी दायर करते हुए यूपी की योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया है कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को मुनहदिम किया जा सकता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि एक मामले में आजम खान को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला इंतजामिया को यूनिवर्सिटी की तकरीबन 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने की इजाजत दी थी। तो अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को मुनहदिम किए जाने के खदशे पर मबनी अर्जदाश्त पर आज समाअत करेगा। दरअसल एक अर्जी दायर करते हुए यूपी की योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया है कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को मुनहदिम किया जा सकता है। अर्जीगुजार ने अपनी अर्जी में लिखा है कि एक मामले में आजम खान को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला इंतजामिया को यूनिवर्सिटी की तकरीबन 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने की इजाजत दी थी। आसाम से खबर है, जहां सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। कल सैलाब की वजह से एक बच्चे समेत मजीद 2 लोगों की मौत की खबर आई। इस तरह हलाकतों की तादाद 30 से तजावुज कर गई है। रियासत के 7 अजला में सैलाब से 5,61,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। ये इत्तला एक सरकारी बुलेटिन में दी गई है। इसके साथ ही सैलाब की सूरत हाल से निपटने में मदद के लिए SDRF से 324 करोड़ रुपए की पेशगी रकम जारी की गई है। तो आसाम, जहां पर लगातार सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी किया गया है। मदद और राहत वहां लगातार पहुंचाई जा रही है। सीधे रुख करेंगे गुवाहाटी का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर जो फ्लड सिचुएशन है उसकी क्या कुछ सूरत हाल, और खासतौर पर आगे के लिए क्या कुछ कहा गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से? जी हिना, हालांकि पानी का स्तर तो लगातार घटते जा रहा है, लेकिन अभी भी करीबन 7 जिलों में बाढ़ का जो स्थिति है वो जो त्यों बना हुआ है। घरों में पानी घुसा हुआ है और उसके बाद जो कीचड़ से भर गया है घर, इसके अंदर अभी भी रहने लायक स्थिति है नहीं। तो इससे सूरत हाल करीबन 6 से 7 लाख लोग अभी भी विस्थापित है और करीबन 30 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भी 2 शिशु पानी में बह गया है। तो आज केंद्र का एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम असम का दौरा कर रहा है। यहाँ के असम डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ ये जिलों में दौरा करेंगे। करीबन 3 लाख से अधिक लोग नौगांव जिले में ही प्रभावित है और दूसरा जो सबसे प्रभावित जिला है कछार, उसमें करीबन 1,75,000 लोग वहाँ पे प्रभावित है। इस बार का बाढ़ जो आया था इसमें करीबन 26 जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा गया, जिसमें से पूरा बराक घाटी जो है, बराक घाटी का 3 जिला और डिमा हसाओ जिला, इस बाढ़ का और लैंडस्लाइड का जो प्रभाव है इन जिलों में सबसे ज्यादा देखा गया है। अब ऊपरी असम के जितने जिला है, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, यहाँ पे अब जो कटाव का, नदी से कटाव का जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है उससे बहुत लोग प्रभावित है।
और राहत शिविरों में खान पान पहुंचाया जा रहा है और केंद्र का अनुदान भी आ चुका है। पहला किस्त असम डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से उसका जारी किया गया है जो अनुदान है। तो अब जो राहत पे तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा है, लोगों को अभी भी निकाल कर राहत शिविरों में लाया जा रहा है, क्योंकि पानी तो निकल गया है लेकिन हालत ऐसा है कि अगले महीना भर में भी वो वापस ना जा सके। जी नीलॉय, तो काफी अहम जानकारी आपने दी है कि अभी भी लोगों को वहां पर राहत शिविरों में रहने की जरूरत है, क्योंकि पानी निकालना एक बड़ा वहां पर मसला बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक बार फिर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर नमक की आड़ में लाई गई 52 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। इन मंशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 500 करोड़ बताई गई है। ये खेप ईरान के रास्ते गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर भेजी गई। साल 2021-22 के दौरान DRI ने अब तक 3200 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी दी कि उन्हें इत्तला मिली थी कि मंशियात की एक बड़ी खेप ईरान के रास्ते हिंदुस्तान भेजी जा सकती है। इस इत्तला की बुनियाद पर DRI ने खुफिया ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन नमकीन का नाम दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रगति मैदान में हिंदुस्तान के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022 का इफ्तिताह करने वाले हैं। पीएम किसान ड्रोन पायलट से भी मुलाकात करेंगे। ये इवेंट 2 रोजा है। फेस्टिवल में 1600 से ज्यादा मंदोबीन बशमूल सरकारी एहलकार, गैर मुल्की सिफारतकार, मुसल्लह फौज और दीगर शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की आज बरसी है। जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल 27 मई 1964 को हुआ था। उनकी बरसी पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मुतादिद लीडरान ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। खबरों में इतना ही। आदाब।